मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक मास्टर्स एकेडमी में। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पॉलीगॉन लॉ क्या होता है, एंड लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये चारों लॉ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक एक को प्रॉपर्ली समझते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब इस लॉ के हिसाब से ये क्या बोलता है कि अगर दो फोर्सेस है, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग एट अ पॉइंट, मतलब दो फोर्सेस एक पॉइंट से पास हो रहे हैं, से P एंड दूसरा फोर्स है Q, ठीक है, विच आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। मतलब ये जो फोर्सेस है ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देन द डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस, मतलब इसके पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से जो डायगोनल निकलेगा वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट यू द रिजल्टेंट इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो इसको समझने के लिए मैं इसको सबसे पहले पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। से मैंने इसका एक पैक कर लिया, इसको मैंने पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लिया। तो ये P है तो ये भी P रहेगा। इफ दिस इज Q, दिस विल ऑल्सो बी Q। अब ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस है, अगर हम वहाँ से एक डायगोनल निकाले, लेट अस से एक डायगोनल है, दिस इज अ डायगोनल, तो ये जो डायगोनल है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा? इट विल रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू फोर्सेस P एंड Q। सो स्टेटमेंट क्या है? अगर आपके पास दो फोर्सेस है से P एंड Q, वो एक पॉइंट से पास हो रहे हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द डायगोनल पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस will give you the resultant in magnitude and direction। अब इसके बाद हम लोग इसका रिजल्टेंट का वैल्यू वर्कआउट करेंगे। लेट से R वर्कआउट करना है। मान लीजिए इन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है थीटा, ठीक है, से थीटा इज द एंगल बिटवीन टू फोर्सेस एंड रिजल्टेंट और P का क्या एंगल बनता है? लेट से अल्फा बनता है, आपको वो भी वर्कआउट करना है, ठीक है। तो ध्यान देना, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, सी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम उसको बोलते हैं हम लोग फंडामेंटल लॉ। दिस इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल लॉ। इसका कोई प्रूफ नहीं है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। आप इसको जस्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हैं, मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते। जो मैंने स्टेटमेंट अभी आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कर सकते हो बट मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते हो। बट हाँ, मैं इसका R का वैल्यू, इसका अल्फा का वैल्यू मैथमेटिकली प्रूफ कर सकता हूँ। तो चलिए देखते हैं R कैसे निकालते हैं। तो मैं फिर से आपके लिए डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ। से आपके डायग्राम में दो फोर्सेस है P, दिस इज Q। मैंने इसको पैरेललोग्राम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये भी Q हो गया, ये P हो गया। एंड इसके जो पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस से जो रिजल्टेंट निकलता है, जो डायगोनल निकलता है, ये इसका डायगोनल है, ये आपको शो करता है रिजल्टेंट। दिस इज द R। अब इसको प्रूफ करने के लिए मैं यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। सो दिस इज द ट्रायंगल, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल है थीटा, दिस एंगल इज थीटा। सी Q और थीटा में कंफ्यूज नहीं होना। सो दिस विल ऑल्सो बी थीटा। लेट अस से R और P के बीच का एंगल है अल्फा, ठीक है। अब मैं इसकी मार्किंग कर लेता हूँ। ये A है, ये B है, ये C, ये D एंड ये E है, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रायंगल लेंगे, विल टेक द ट्रायंगल BDE। अब इस ट्रायंगल के हिसाब से अगर मैं साइन थीटा अप्लाई करूं, साइन थीटा विल बी अपोजिट बाय हाइपोटेनियस। थीटा का अपोजिट क्या है? DE, उसका हाइपोटेनियस क्या है? वो है BD। बट मुझे पता है BD की वैल्यू कितनी है। सी आप देख सकते हो BD की वैल्यू है Q फोर्स एक, तो बाय Q लिखा। यहाँ से DE क्या बनता है? वो बनता है Q साइन थीटा, दिस इज Q साइन थीटा। सिमिलरली मैं कॉस थीटा अप्लाई करके BE निकाल सकता हूँ, वो होगा BE बाय BD। तो मेरा BE क्या बनता है? वो बनता है BD कॉस थीटा, और आपका BD क्या है? BD है Q इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से आपका BE वर्कआउट कर लिया आपने। सो आपने DE और BE का वैल्यू वर्कआउट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं ट्रायंगल लूंगा ADE। आई विल चूज द ट्रायंगल ADE, विल चूज द ट्रायंगल ADE।
अब इस बड़े ट्रायंगल में से आप देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो आप देख सकते हो हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज इज ए डी एंड साइड कौन सी है, एक है ए ई, दूसरी है डी ई। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ट्रायंगल ए डी ई में ए डी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर, ए ई का स्क्वायर प्लस डी ई का स्क्वायर। देयरफॉर आप देख सकते हो यहाँ पे आपके ए डी की वैल्यू कितनी है, वो है आर, दैट इज आर। तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं आर का स्क्वायर इक्वल्स टू ए ई, आपका ए ई कितना है, वो है ए बी प्लस बी ई, ए ई इज वॉट, ए बी प्लस बी ई, उसका होल स्क्वायर प्लस आपका डी ई कितना है, डी ई लेटर से यहाँ पर वैल्यू लिख लेता हूँ, डी ई का होल स्क्वायर। सो आर का स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए बी की वैल्यू कितनी है, ए बी है आपका पी, सो दिस इज पी प्लस आपका बी ई कितना है, बी ई इज क्यू कॉस थीटा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्यू कॉस थीटा, उसका होल स्क्वायर प्लस डी ई, आपका डी कितना है, दैट इज क्यू साइन थीटा, तो क्यू साइन थीटा उसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आर का स्क्वायर क्या आएगा, इसको आप एक्सपांड कर सकते हैं, पी का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आपको फाइनली आंसर क्या मिलता है, आर का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस, ध्यान देना यहाँ पे क्यू स्क्वायर कॉमन है, तो मैंने क्यू स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, क्या बचा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस दिस विल बी 2pq कॉस थीटा। आपको सबको पता है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना बनता है, वो बनता है 1। तो आपका आंसर क्या है, आर स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। सो यहाँ से आपकी आर की वैल्यू क्या बनती है, वो बनती है रूट पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा। So in this fashion you can work out the value of resultant of these two forces P and Q। तो आप ध्यान देना, P आपका सबसे पहला फोर्स था, Q आपका दूसरा फोर्स है, इनके बीच का एंगल था थीटा, मैंने इसमें से R की वैल्यू वर्कआउट कर ली, आई वर्कड आउट द वैल्यू ऑफ R। अब मैं वर्कआउट करूँगा अल्फ़ा, जो R और P के बीच का एंगल है दैट इज अल्फ़ा, वो हमको निकालना है। सो द नेक्स्ट स्टेप आई विल वर्कआउट अल्फ़ा, तो हम उसको बोलेंगे स्टेप नंबर 2, दैट इज इंक्लिनेशन ऑफ द रिजल्टेंट, इंक्लिनेशन ऑफ रिजल्टेंट से अल्फा। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे अप्लाई करूँगा tan अल्फा। सी ट्रायंगल ए डी ई लेना आपको, सो ट्रायंगल ए डी ई में विल चूज द ट्रायंगल ए डी ई, आई टेक tan अल्फा, मैं लूँगा tan अल्फा इक्वल टू, tan क्या होता है, अपोजिट बाय एडजेसेंट। आप देख सकते हो अल्फा का अपोजिट क्या है, वो है डी ई, दैट इज डी ई। सो डी ई बाय उसका एडजेसेंट क्या है, एडजेसेंट इज ए ई, तो बाय ए ई, तो ये बनता है डी ई की वैल्यू कितनी है, आपके डी ई की वैल्यू कितनी है, वो है क्यू साइन थीटा, तो यहाँ लिखूँगा मैं क्यू साइन थीटा अपॉन ए ई की वैल्यू कितनी है, आपका ए ई था पी प्लस बी ई, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हो यहाँ पे ए ई क्या था, ए बी प्लस बी क्या था, पी प्लस क्यू कॉस थीटा, तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख लेता हूँ पी प्लस क्यू कॉस थीटा। तो इस पर्टिकुलर तरीके से मैं अल्फ़ा वर्कआउट कर सकता हूँ, आई कैन वर्कआउट द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। मैं यहाँ से अल्फ़ा वर्कआउट कर सकता हूँ, अल्फ़ा इज tan इनवर्स ऑफ द अबव क्वांटिटी। तो आप लोग यहाँ से R निकाल सकते हो, आप लोग यहाँ से अल्फ़ा निकाल सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है ये तरीका आपको R और अल्फ़ा निकालने का। ठीक है, तो ये बहुत ही, चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट लॉ की ओर, इसका नाम है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। अब ध्यान देना, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस वाज अ बेसिक फंडामेंटल लॉ, वो क्या था, एक फंडामेंटल लॉ है। अब उसी का डिराइव्ड वर्जन क्या है, आपका
ट्रायंगल लॉ है जिसको बोलते हैं डिराइव्ड लॉ, वी कॉल इट एज डिराइव्ड लॉ, ठीक है, जो पैरेललोग्राम से ही डिराइव किया हुआ है। स्टेटमेंट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सा लॉ है ये, इस पर देख लेते हैं हम लोग। ये क्या बोल रहा है, अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं साइमल्टेनियसली एंड वो ट्रायंगल के दो साइड्स बना रहे हैं, क्या लिखा है इसने, इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन अ बॉडी विच आर रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। अब यहाँ पर साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल बनना जरूरी है। टेकन इन ऑर्डर, मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर में चल रहे हैं या फिर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं, देन द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय द क्लोजिंग साइड ऑफ अ ट्रायंगल। इसका मतलब ये है, लेट अस से आपके पास एक फोर्स है P, यू हैव वन फोर्स P, दूसरा फोर्स है Q, दूसरा फोर्स है Q। आप देख सकते हो यहाँ पर P और Q का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार जा रहा है, कुछ इस प्रकार जा रहा है। सी, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, जिसका डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है। तो आप ध्यान देना, जो इसका तीसरा साइड है, अब मैं इसको तीसरे साइड को मार्क कर रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ वाइट पेन, जो इसका तीसरा साइड है ये वाला, ये तीसरा साइड रिप्रेजेंट करता है रिजल्टेंट, दिस विल रिप्रेजेंट यू द रिजल्टेंट बट इन अपोजिट ऑर्डर। उसको आपको अपोजिट ऑर्डर में लेना कंपलसरी है। अगर P और Q, ध्यान देना, P एंड Q दे आर गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो आपका रिजल्टेंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना जरूरी है। तो आपका R ऐसा जाएगा ऊपर की ओर, आप देख सकते हो R ऐसा जा रहा है क्लॉकवाइज। तो अगर P और Q एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो R जाएगा क्लॉकवाइज, ठीक है। सो स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं, तब जो तीसरा क्लोजिंग साइड है वो क्या देगा आपको, इट विल गिव यू द रिजल्टेंट बट इन अपोजिट ऑर्डर। इसको समझने के लिए हम लोग एक और एग्जांपल ले सकते हैं। लेट अस से वी हैव एग्जांपल, मान लीजिए एक फोर्स है P, दूसरा फोर्स मैंने यहाँ ले लिया Q, ठीक है। अब आप देख सकते हो P एंड Q का डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है, वो है क्लॉकवाइज। तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या रहेगा, इट विल बी एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको मैं दूसरी पेन से शो कर देता हूँ। से ये इसका जो तीसरा क्लोजिंग साइड है, ये है तीसरा क्लोजिंग साइड, इसका डायरेक्शन आपका एंटी क्लॉकवाइज रहना कंपलसरी है। तो ये रहेगा आपका R, ये रहेगा R, ये जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो करेक्ट है। तो इसी को बोलते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, वी कॉल इट एज ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। लास्ट है, सेकंड लास्ट है पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। अब मान लीजिए आपके पास दो से ज़्यादा फोर्सेस है, तब आप इस फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको बोलते हैं पॉलीगॉन लॉ ऑफ फोर्सेस। मतलब इसको लॉ को यूज़ करने के लिए आपके पास कम से कम 4 फोर्सेस चाहिए, तो आप पांचवा रिजल्टेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका स्टेटमेंट क्या है, पढ़ लेते हैं। इफ 4 फोर्सेस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन, मतलब 4 फोर्स है जो कि पॉलीगॉन का साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द ऑर्डर, इसको भी ऑर्डर फॉलो करना कंपलसरी है। देन द क्लोजिंग साइड ऑफ द पॉलीगॉन, जो उसका क्लोजिंग साइड है, टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, इट विल गिव मी द रिजल्टेंट। अब इसको समझते हैं हम लोग। सी, लेट अस से आपके पास एक फोर्स है F1, दूसरा फोर्स है से F2, तीसरा फोर्स है से F3, चौथा फोर्स है से F4। ये चारों फोर्सेस साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इनके पास अपना एक सीक्वेंस है, डायरेक्शन का सीक्वेंस है। ये चारों फोर्सेस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, दे आर मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आखिरी में क्या लिखा है, जो उसका क्लोजिंग साइड है, जो उस पॉलीगॉन का क्लोजिंग साइड है, ये है वो क्लोजिंग साइड, दिस विल बी द क्लोजिंग साइड। वो आपको रिप्रेजेंट करता है उसका रिजल्टेंट, बट टेकन इन अपोजिट ऑर्डर, मतलब उसका डायरेक्शन उससे अपोजिट रहेगा, F1, F2, F3 से। तो इसका डायरेक्शन आपको एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ऐसा उल्टा लेना पड़ेगा। दिस विल बी योर R, दिस विल बी R। तो आप देख सकते हो F1, F2, F3 एंड F4 ये सारे के सारे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे थे। तो आपका रिजल्टेंट आप देख सकते हो वो जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो कुछ ऐसा जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ पॉलीगॉन। मतलब 4 फोर्सेस वो एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे थे एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स ऑफ अ पॉलीगॉन। देन द फिफ्थ क्लोजिंग साइड विल गिव यू व्हाट, इट विल गिव यू रिजल्टेंट बट इन अपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो ये भी एक डिराइव्ड लॉ है जो कि हम ग्राफिकली यूज़ करते हैं
वी यूज इट ग्राफिकली। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, अब है लास्ट, जो कि जिसका नाम है लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। अब ये बहुत ही सिंपल सा लॉ है, बट याद रखना लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी इट इज़ वैलिड फॉर रिजिड बॉडी ओनली। ये सिर्फ रिजिड बॉडी के लिए ही वैलिड है, मतलब जिसका डिफॉर्मेशन होता नहीं है। रिजिड बॉडी मतलब जिसका डिफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है, या फिर जो बॉडी अपना शेप चेंज नहीं कर पाती उसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो उस पर्टिकुलर बॉडी के लिए ये लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी बना हुआ है। इसका स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन रिजिड बॉडी। लेट अस से आपके पास एक रिजिड बॉडी है, ठीक है, यहाँ पर एक फोर्स एक्ट कर रहा है से एफ, ठीक है। मैं इस पॉइंट का नाम मार्क कर लेता हूँ ए, एंड ये इसका लाइन ऑफ एक्शन है। दिस इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। ये क्या है, इसका लाइन ऑफ एक्शन है। अब इस स्टेटमेंट के हिसाब से द एक्सटर्नल इफेक्ट ऑफ द फोर्स ऑन अ रिजिड बॉडी विल रिमेन अनचेंज्ड एट ऑल द पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन अलोंग द लाइन ऑफ एक्शन। इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स पॉइंट ए पे एक्ट कर रहा है, तो ये पॉइंट ए है, उतना ही फोर्स इसके लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग कोई भी पॉइंट पे एक्ट करेगा। आप कोई भी पॉइंट चूज कर लो, उसका इफेक्ट इस पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जितना इफेक्ट ए पे है उतना पी पे है, उतना ही सेम क्यू पे है, आर पे है, एस पे है, टी पे है। लेट अस से ये पॉइंट बी है, यहाँ से भी सेम फोर्स पास होगा से पी। तो लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग आपके फोर्स का इफेक्ट क्या रहने वाला है, इट विल बी सेम। जितना इफेक्ट ए पे है उतना बी पे है, जितना बी पे है उतना टी, एस, आर, क्यू, पी सभी पॉइंट्स पे सेम है। तो इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। आई होप आपको ये चारों टॉपिक बहुत ही प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। आप इसकी एक बार प्रैक्टिस करिए, इसको प्रॉपर्ली गो थ्रू करिए। इसमें से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।